फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, व्हाई ऑडिटिंग इज अ लग्जरी एंड अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी, ये सारे पॉइंट्स जो है तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में कवर होंगे। ये सारे टॉपिक्स है जो तुम्हारे चैप्टर में कवर होंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ये सारे ऑडिटिंग के लिए। देन डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी, then you will be having difference between bookkeeping, accountancy, auditing and investigation. So the first part, meaning and introduction. The word audit has derived from the Latin word audire, that means to hear. हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि am I audible to everyone or you are not audible to us. वो audible यानी क्या होता है, सुनाई देना। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा ऑडिट के लिए वर्ड यूज किया गया? सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई शेयर होल्डर्स है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है? तो मैनेजमेंट ने क्या किया है, यहाँ से वहां की बात जो है शेयर होल्डर्स तक ले जाने का काम कौन करता है? ऑडिटर। तो इसलिए उसके लिए ये वर्ड सिलेक्ट किया गया है। Object of an audit was mainly to see whether the accounting party has properly accounted for the receipts and payment of cash. Simple अगर लेमन टर्म में हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तुम्हारे ट्रांजैक्शन है वो रिसिप्ट पेमेंट जो भी हुआ है वो सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ पैसे की बात आती है वहां गफले होते ही है, चाहे ना चाहे एरर हो ही जाता है। ठीक है, फ्रॉड तो होता ही है। तो तुमने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, या तो फिर कहीं पे एरर तो नहीं रह गया, मिस्टेक तो नहीं रह गई है, या कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारा ऑडिट करवाने का। An auditor can appointed by the company owners to check accounts whether they suspected fraud, to hear the explanation given by the person responsible for financial transactions. अब जो भी शेयर होल्डर्स है या ओनर्स है कंपनी के, वो क्या करवाते हैं? ऑडिट करवाते हैं अपने कंपनी का, अपने फर्म का, प्रोप्राइटरी का। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें वहां पे हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, शायद उनको उनका सारा A to Z नॉलेज नहीं है। तो वो नॉलेज किनको चाहिए? ओनर्स को चाहिए कि भाई अपना पैसा यहाँ पे लगा हुआ है तो वहां पे क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, क्या ऑपरेशंस होते हैं, मेरा पैसा सही से यूज हो रहा है नहीं हो रहा। कोई फ्रॉड अगर सस्पेक्ट है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो भी वो ऑडिट करवा सकते हैं कि भाई चलो आओ आप और हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का ऑडिट करो, आप आओ और हमारे परचेज डिपार्टमेंट का ऑडिट करो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वहां पे वो इंडिविजुअल, सिर्फ ऐसा नहीं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिट, फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है, वो आएगा आगे तुमको। बट तुम इंडिविजुअली जो नॉन कंपलसरी है या वॉलेंटरी है वो चीजें भी तुम करवा सकते हो, ऑडिट करवा सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन सही से किया है या नहीं किया, या उसके पास से जो एक्सप्लेनेशन है वो किसको मिलना चाहिए? शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। इन शॉर्ट ऑडिटर जो है वो जितने भी लोग मैनेजमेंट में है या जो वहां पे वर्क करते हैं उनके पास से सारी डिटेल्स निकालेगा और किसको देगा? शेयर होल्डर्स को देगा। नाउ Luca Pacioli, who is an Italian mathematician, has introduced duties and liabilities या responsibilities हम बोल सकते हैं of an auditor in the year 1494। यानी उस वो he was the first person जिसने इंट्रोडक्शन किया किसका, क्या है ड्यूटीज ऑडिटर की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी ऑडिटर जो है उसको इतना काम करना है, इतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ पे उसका लिमिटेशन है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत हुआ तो उस पे ही जाएगा, आगे आएगा तुमको कि कितनी हद तक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है और कितनी हद तक उसको सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभानी है, आगे वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, राइट। तो वो हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट। Now, in layman term or in simple words, what's the definition of auditing? It is an examination of accounts and records which is carried out by vouching the evidences supporting various transactions. By such an examination, it is ascertained that the balance sheet gives a true and fair view of the state of affairs of business, and the profit and loss accounts gives true and fair view of the profit or loss of the business. In short, अगर हम सिंपली लेमन टर्म में हम बात करते हैं
तो तुमने जो बैलेंस शीट बनाया है या तुमने जो पीएनएल अकाउंट बनाया है उसका जो क्या बोलते हैं डिजिट्स है या उसके जो डेटा तुमको दिख रहे हैं या अमाउंट दिख रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए। यानी कि वो जो दिख रहा है वो ट्रू यानी सच्चा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। फेयर क्यों? तो फेयर ऐसा कि अगर तुम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो मशीनरी पे तो 15% तक सही है, 60% तुम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि फेयर नहीं है, मशीन चलने वाला है आने वाले 10 साल तक। पहले ही साल में 60% डेप्रिसिएशन लगा दोगे तुम तो 40% ही बचेगा क्या दूसरे साल? फिर वहां पे 60% तो बचता भी नहीं है, तो डेप्रिशिएट हो जाएगा क्या तुम्हारा एसेट? ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना जरूरी है तुम्हारे बैलेंस शीट का एंड पीएनएल अकाउंट का। आईसीएआई यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भी डेफिनेशन दिया हुआ है। क्यों उन्होंने डेफिनेशन दिया? बिकॉज हम अगर फिनेंशियल पोजीशन का ऑडिट करवाते हैं, ठीक है, जब भी डिजिट्स के साथ ऑडिट होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, तो ऑब्वियस सी चीज है उसकी इंस्टीट्यूट है वो, तो वो भी डेफिनेशन देगा ही। द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट and irrespective of its size or legal form when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑडिटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन होगा नहीं। ये तुमको आएगा कि ऑडिटर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो उसका एक पार्ट ये भी है कि अगर ऑडिटर जो है वो रिलेटेड पार्टी है कंपनी के साथ या फर्म के साथ या जो भी है, यानी कंपनी बोलो तो समझ जाने का कि सारे ही पर्सन जो हमें इनकम टैक्स में आते थे, ठीक है, यानी इंडिविजुअल, बीओआई, एओपी सब आ जाता है उसमें। तो कंपनी का अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। व्हाई इज इट सो? क्योंकि अगर समझ लेते हैं कि वो डेटर है कंपनी का, अब कंपनी का डेटा है, कंपनी बोलेगी चल तुझे तो मुझे वैसे ही पैसे देने हैं, तू वरना तुझे कल ही देने पड़ेंगे अगर तू ऑडिट में सही गलत सब, यानी हम बोलते हैं वैसा स्कैम नहीं करेगा, स्कैंडल नहीं करेगा या फ्रॉड नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा। तो ऑडिटर भी क्या बोलेगा, हाँ भाई ठीक है, ये लोग ने जो किया है सब चीजें सही दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट्स में। तो जब रिलेटेड पार्टी, ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, तुम्हारा कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी अगर तुम्हारा ऑडिटर जो है वो तुमसे तुम्हारा रिलेटिव है या रिलेटेड पार्टी है तो वो हमेशा गफला करेगा। इसलिए वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कंपनी का या कौन से साइज के फर्म का या कौन से लीगल एंटिटी का, नॉन प्रॉफिट यानी एनजीओ हो या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, हर एक का ऑडिट कर सकता है, ठीक है। और एंड में वो क्या करेगा, उसने जो भी ऑडिट किया है उसमें उसको जो भी मिला, यानी गलत है सही है, वो सारे का क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा कि भाई कंपनी सारी चीजें परफेक्ट कर रही है तो दैट इज क्लीन रिपोर्ट। कंपनी ने यहाँ यहाँ घपला किया है तो दैट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो ये सारे रिपोर्ट है तुमको नेक्स्ट टर्म में आएंगे, क्वालिफाइड, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, क्लीन रिपोर्ट, ओपिनियन रिपोर्ट, ठीक है। तो वो सारे अलग अलग रिपोर्ट आते हैं तुम्हारे, तो वो तुम नेक्स्ट टर्म में सीखोगे। तो ऐसा रिपोर्ट वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट? ऑडिट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है, उसका नेचर क्या है? तो द फर्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। ये हमने पहले ही देखा कि वो क्या करता है, जो भी तुम्हारे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है, जिसको भी तुमने जो भी ट्रांजैक्शंस तुमने थ्रू आउट द ईयर किया है उसको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, चेक करेगा। वो खुद बेटा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, वो अकाउंटेंट करता है। और सिर्फ चेक कौन करता है, तो ऑडिटर करता है। दूसरा है एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो भी वो एग्जामिनेशन कर रहा है वो किसकी हेल्प से करेगा, जो वाउचर्स है ना, व्हाट मीन बाय वाउचर्स, तो तुमने सेल किया, सेल करने पे तुमने एक इनवॉइस जनरेट किया, इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी तुमने डेटर को दे दी और उसकी कार्बन कॉपी तुम्हारे पास है, तो वो कार्बन कॉपी तुम्हारे लिए वाउचर हो गया, ठीक है। यानी जो भी वो तुम्हारे इनवॉइसेस होते हैं उसको हम वाउचर कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, तुमने परचेस किया, तुम्हारे पास ओरिजिनल है रिसिप्ट, तो उसे भी हम वाउचर ही बोलेंगे। यानी जो बिल्स है तुम्हारे उसको हम वाउचर में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी के एविडेंसेस जैसे कि ईमेल हो गया, तुम्हारा कुरियर किया है तो उसकी रिसिप्ट हो गई, ठीक है। तो वो सब हम टेलीफोनिक ट्रांजैक्शन सॉरी कॉन्वर्सेशंस हुए, तो वो सब किस में आएंगे, एविडेंसेस में आएंगे। इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन किससे मिलेगा, तो कंपनी में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय या मैनेजमेंट, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्सप्लेनेशन मिलता है while we are doing an audit।
तो वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, कि इन्होंने जो बोला वो यहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वाउचर्स जो है वो ट्रांजैक्शन के साथ टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एविडेंसेस सफिशिएंट है या नहीं है अपने पास। फिर कुछ होता है कि कुछ एविडेंसेस जो है वो मैच नहीं होते ट्रांजैक्शन के साथ, या कुछ ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस अपने को मिलते नहीं है, तो उसको फिर हमें क्या कर देना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट में डाल देना पड़ता है। फिर जब ऑडिट खत्म होता है उसके बाद ऑडिटर नेक्स्ट ऑडिट के टाइम पे सस्पेंस अकाउंट में से ढूंढ लेता है। बट सस्पेंस अकाउंट में तुम बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं डाल सकते हो, जो माइनर है या मिसलेनियस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस तुम्हारे डिजिट्स है उसको ही तुम डाल सकते हो। बड़ा बड़ा करोड़ों का गफला हुआ है उसको तुम सस्पेंस में नहीं डाल सकते, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड सिस्टमेटिकली एंड ऑन साइंटिफिक बेसिस। यानी कि तुम्हारा जो भी एग्जामिन, यहाँ पे हम ये दोनों पॉइंट एक साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। ऑडिटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। जो भी तुम्हारा एग्जामिनेशन है वो सिस्टमेटिक होता है, इसीलिए उसको साइंटिफिक भी बोलते हैं, एंड दैट्स आल्सो एन आर्ट। सी, ऑडिट जो है, तुमको ये चैप्टर है अभी आगे, फोर्थ चैप्टर जो है, दैट इज ऑडिट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे कि भाई जब भी तुम ऑडिट करने जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तुम नक्की करते हो कि क्लाइंट क्या है, उसका बिजनेस क्या है, कितने लोग वहां पे ऑडिट के लिए चाहिए, कौन क्या करेगा, कितने लोगों को ये वर्क अलॉट करना है, कितने दिन के लिए होगा, व्हाट वुड बी द स्टेज। ठीक है, स्टेजेस, व्हाट वुड बी द स्टेजेस, यानी फर्स्ट स्टेज में तुम ये करोगे, फिर सेकंड में ये, फिर जो ट्रांजैक्शन नहीं मिला वो कौन करेगा, ऑडिटर कब पिक्चर में आएगा, मेन ऑडिटर, बाकी जूनियर ऑडिटर्स ही जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हुई, या इंटर्न्स जाते हैं, ये सारी चीजें क्या हुई, साइंस हुआ। जब भी मेथड्स आती है या तुम कोई स्केड्यूल करते हो तो ये सारी चीजें किस में आती है, साइंस में आती है। और आर्ट कैसे है, तो जैसे कि हमने बोला कि तुमको एम्प्लॉय के पास से डिटेल्स निकलवानी है, तो अब सेम डिटेल दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, या सेम डिटेल के लिए एक को मिलता है एक को नहीं मिलता, क्योंकि वो आर्ट है कि तुम किस तरीके से बात बात में उसके पास से डिटेल्स निकलवा पाओगे, या किस तरीके से अपना काम इजीली करवाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम एम्प्लॉय के पास जाते हो तो बोलते सुबह आना, शाम को आना, ठीक है, कल आना, आज काम है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, तुम्हारे पास वो आर्ट होना चाहिए कि तुम उसके पास से इमिडिएटली वो काम निकलवा दो। तो ऑडिटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस। ऑडिट वर्क इज कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। वो हमें अब भी हमने आगे इंडिपेंडेंट वाला बात कर दिया है कि क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रॉड्स एंड एरर्स, वो हमारा घिसा पिटा पॉइंट है कि भाई हाँ, ऑडिट इसीलिए करते हैं कि फ्रॉड पता चले, एरर्स पता चले। नाउ व्हाट आर द मोटिव्स टू कंडक्ट एन ऑडिट। मोटिव क्या है, ठीक है, रीजन क्या है ऑडिट कंडक्ट करने का। टू कंडक्ट केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स, टू गैदर एंड टेस्ट द एविडेंसेस फॉर फ्रेमिंग एन ओपिनियन। यानी सिंपल है, पहला वाला तो घिसा पीटा पॉइंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है या डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, वाउचर है, उनका तुम क्या करोगे, एग्जामिन करोगे और ट्रांजैक्शन के साथ तुम टैली करोगे। दूसरा जो है वो है तुम्हारा, तुम एविडेंसेस जो है तुम्हारे, या तुमने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया हुआ है उस पे तुम्हें ओपिनियन देना है, यानी कि तुम लास्ट में जो रिपोर्ट बनाते हो वो। टू गिव एक्सपर्ट एडवाइस फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सी, सिर्फ तुम ये नहीं बता रहे हो कि ये गलत है ये सही है, तुमको बहुत बार मैनेजमेंट इसलिए भी ऑडिट करवाता है कि आप हमें बताओ कि हमें लॉस क्यों हो रहा है, आप हमें बताओ कि हमें प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, या हमारा जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड क्यों जा रहा है प्रॉफिट का या ग्रोथ का। तो ऑडिटर जो है वो तुम्हें ऑडिट करके ये भी बताएगा कि भाई ये डिपार्टमेंट या ये सेंटर जो है तुम्हारा वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे तुमको और एफिशिएंसी की जरूरत है और प्रोडक्टिविटी की जरूरत है। अभी तुम मैनेजमेंट अकाउंट में फ्लेक्सिबल बजटिंग भी पढ़ोगे, तो वहां पे तुमको पता चलेगा कि कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, 60% कैपेसिटी पे कितना प्रॉफिट, 40% पे कितना प्रॉफिट, तो ये तुम अकाउंट में पढ़ोगे। तो ये सेम चीज ऑडिटर भी करके देता है कि देखो आप अभी इतनी कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हो तो तुमको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तुम अपनी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, हमेशा ऐसा नहीं होता कि कैपेसिटी बढ़ाने से ही तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे वेरिएबल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि तुम कैपेसिटी कम कर दो तो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, हाँ, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमने पहले ही बोला। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया पर कितना इंफॉर्मेटिव है, कितनी इंफॉर्मेशन तुम वहां पे दिखा रहे हो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तुमने बस पीएनएल अकाउंट बना दिया, फाइनल अकाउंट बना दिया और पीछे नोट्स में इतना ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया है। नोट्स यानी तुम फाइनल अकाउंट में नोट्स लिखते थे वो नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से तुमको एडिशनल बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती है कि कितने डायरेक्टर है, कितने गए, तुम्हारे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितना 5% से ज्यादा का चेंज आया तो हर एक का डिटेल देने का। ठीक है, फिर तुम्हारे लोन में कितना डिफरेंस आया, इन्वेस्टमेंट में कितना डिफरेंस आया, कोई नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, तुमने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हर एक चीज तुमको दिखानी होती है। तो जितनी ज्यादा डिटेल्स दोगे उतना ज्यादा तुम ट्रांसपेरेंट हो, और जितना ट्रांसपेरेंट उतना तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटेटिव है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मिल रही है। तो ऑडिटर जो है वो तुमको इस पे भी ओपिनियन देगा कि भाई क्वालिटी कितना मेंटेन हुआ है वो। To receive operations and performance connected with non-financial, sorry, to review operations and performances connected with non-financial areas। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो financial digits जो है उसको ही ऑडिट करेगा। हम बोलते हैं बहुत बार, तुमको एक चैप्टर भी आएगा नेक्स्ट टर्म में, मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है, ईडीपी ऑडिट। ये सब का मतलब क्या होता है, तुम सिर्फ फाइनेंशियल डेटा नहीं, बाकी के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं कि जहाँ पे तुम्हें डेटा के अलावा या तुम्हारे डिजिट्स के अलावा या मॉनेटरी टर्म्स के अलावा, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, यानी तुम मैनेजमेंट का ऑडिट करते हो कि भाई जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो सही डिसीजन लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाता है तो मार्केट वैल्यू गिर जाती है कंपनी की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस में जब नारायण मूर्ति, हु वाज द फाउंडर सीईओ ऑफ दैट कंपनी, उन्होंने जब रिजाइन किया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ और नए सीईओ को अपॉइंट किया था, दैट इज विशाल सिक्का। तो जब भी नारायण मूर्ति ने रिजाइन किया था इन्फोसिस में से, उस टाइम पे इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे हो गई थी। ठीक है, तो व्हाट इट इंडिकेट्स कि भाई मैनेजमेंट जो है वो कितना एफिशिएंट है, या शेयर होल्डर्स जो है वो मैनेजमेंट पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ही नहीं आ रही है। यहाँ पे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि तुम ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल एरिया नहीं चेक करते हुए, वो दूसरी ऑपरेशंस या परफॉर्मेंसेस को भी कंडक्ट, कैसे कंडक्ट हुआ है उसको भी रिव्यू करेगा, टू सर्व एज अ गाइड टू द मैनेजमेंट टू टेक फ्यूचर डिसीजंस। यानी वो मैनेजमेंट को एज अ गाइड भी क्या करेगा, हेल्प करेगा कि भाई तुम फ्यूचर डिसीजन इस तरीके से ले सकते हो, यहाँ पे तुम मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे तुम पैटर्न चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा टू अंडरस्टैंड द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। तुम्हारे जो फंड है अभी एट प्रेजेंट, ये भी तुमको आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट आएगा मैनेजमेंट अकाउंट में। ठीक है, उसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड। तो तुम अपना फंड जो है वो कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे उसको अलोकेट करोगे अलग अलग जगह, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलोकेट करोगे, ये भी तुमको ऑडिटिंग के थ्रू पता चलेगा। या कैसे एट प्रेजेंट कंपनी कर रही है वो रेशियो भी पता चलेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम वेरीफाई करते हो कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। डिस्कवर एंड प्रिवेंट एरर्स और मिस्टेक्स। जितने भी तुम्हारे एरर्स है यानी तुमने गलतियां की है, मिस्टेक्स है, वो तुम डिस्कवर कर पाओगे, यानी तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे ये गलतियां हैं, और उसको तुम प्रिवेंट कर पाओगे, यानी कि उसको तुम क्या कर पाओगे, उसको नेक्स्ट टाइम ना हो, ये तुम मैनेजमेंट को बता सकते हो कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है तो ये वापस नहीं होनी चाहिए। फ्रॉड के लिए भी सेम चीज है। अब कैशियर को बिठाया है, कैशियर क्या करता है वहां पे, उसके काउंटर पे बैठ के रोज के 200 रुपए अपने खिसे में डाल देता है। उसको पता है मंथ एंड के पहले कोई चेक नहीं करने वाला है, तो रोज के 200 रुपए उसने जेब में डाल दिए, यानी पूरे मंथ में उसने कितने सारे पैसे, 6,000 रुपए अपनी जेब में डाल दिए। ठीक है, अब वो 6,000 रुपए एट द एंड ऑफ द मंथ जब सैलरी आता है उसमें से वो डाल देता है, यानी पूरे महीने उसने वो पैसा घुमाया। ठीक है, ये सिंपली क्या हुआ, फ्रॉड हो रहा है वहां पे, बट किसी को नहीं पता। तो जब तुम ऑडिट करते हो तो ऐसे फ्रॉड्स भी पकड़ में आ जाते हैं। ये भी तुमको एक चैप्टर है उसमें आएगा। डिस्कवरी एंड प्रिवेंट, सॉरी, एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। जब भी ऑडिट होता है तो एम्प्लॉयज का भी मॉरल चेक देखा जाता है, यानी उस पर भी नजर रखी जाती है कि ये कैसा है, इसने क्या काम किया थ्रू आउट द ईयर, या इसका काम में कितना क्वालिटी है, कौन से लोगों में ज्यादा एरर है। ये इजीली पता चलता है कि वो पूछेगा कि भाई ये डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है, ये एंट्रीज कौन करता है।
जहाँ 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 पे एरर्स ज्यादा है, मिस्टेक ज्यादा है, तो पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा काम करता है। प्रोवाइड इंडिपेंडेंट ओपिनियन अबाउट द बिजनेस कंडीशन, यानी तुम बिजनेस कंडीशन एट प्रेजेंट कैसा है उसका तुम ओपिनियन दोगे, यानी ऑडिटर ओपिनियन देगा। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑब्वियस सी चीज है, सबसे पहला पॉइंट हमने यही डिस्कस किया था कि ऑडिट करवाने का एडवांटेज शेयर होल्डर्स को क्या है, तो वी वोंट रिपीट दैट। एक्ट्स एज अ चेक ऑन द डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, ये भी सेम रिपीटेशन ही है शेयर होल्डर वाला, कि भाई डायरेक्टर और मैनेजमेंट अलग है ओनर से, तो उनपे ध्यान रहेगा अगर ऑडिट होगा तो, और वो गफले नहीं करेंगे। प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एंड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंट्स, अब जो भी तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रोसेसिंग है, या तुम जिस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, या उसको तुम जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, तो उस पे वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देगा कि भाई यहाँ यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, इतनी तुम एक्स्ट्रा सब्सिडियरी बुक्स बना सकते हो। 11th 12th में तुमने पढ़ा होगा कि भाई सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, जैसे कि सेल्स का सब्सिडियरी बुक होता है, परचेज का सब्सिडियरी बुक, तो वो सबके ट्रांजैक्शन फिर जर्नल में नहीं आते, क्योंकि जर्नल में एक एक अलग अलग ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो तुम इसके अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हो। अब सब टैली में आ गया है, तो टैली में कैसा है कि ऑटोमेटिकली सब्सिडियरी भी बन जाता है। ठीक है, जितने तुमने सब्सिडियरी खोले, तो जब जब जर्नल एंट्री में तुम सेल्स लिखोगे, सब्सिडियरी में भी ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन आएगा। इनफैक्ट बैलेंस शीट तक का उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। बट स्टिल एज वी आर एन इंडियन पीपल, तो हम क्या करते हैं, फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बहुत सारे लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि कल उठ के अगर सॉफ्टवेयर उड़ जाए या कुछ भी हो जाए तो फिजिकल काम आएगा। इसलिए वो लोग हमेशा ही क्या करते हैं, साथ साथ में फिजिकल करते हैं। टैली में वो लोग मंथ एंड पे जनरली एंट्री करवाते हैं। अगर तुमको पता होगा तो बहुत सारे कंपनीज या बहुत सारे टेक्सटाइल में भी ऐसे मर्चेंट्स है जो लोगों को हायर करते हैं मंथली अकाउंटिंग करने के लिए, कि भाई ले आ ચોપડો લઈ જા અને આની एंट्री કરીને आओ। तो ये भी एक वर्क अवेलेबल है अगर आपको देखना हो तो, यानी आपके खुद के लिए। नेक्स्ट है तुम्हारा फायर इंश्योरेंस का क्लेम या फ्रॉड का क्लेम तुम करवा सकते हो। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजेस एंड बोनस, लोन के लिए तुम्हें ये काम आएगा। लोन का आई गेस हाँ ऊपर एक चला गया है, वो भी हम देख लेंगे। डिस्प्यूट इन लीगल मैटर्स एंड हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है तुम्हारा टैक्स डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा। ये सारे पॉइंट मैं तुमको एक साथ समझा देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लीगल मैटर में तुम अटक गए हो। अब लीगल मैटर में ऐसा है कि तुम्हारे सामने वाली पार्टी जो है वो ऐसा बोल दे कि नहीं ये फ्रॉड है, ये जो उसने अकाउंट में दिखाया वो गलत है, तो कंपनी ऐसा बोल सकती है कि ऑडिट तो हमने खुद ने नहीं किया, इंडिपेंडेंट पर्सन आके करके गया है, उसने अपना साइन एंड स्टैम्प किया हुआ है, दैट डजंट, दैट मीन्स कि हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। अगर फ्रॉड किया होता तो अपने रिपोर्ट में देता, यानी एज अ लीगल एविडेंस वो जो है वो तुम्हें यूजफुल हो सकता है। दूसरा ऐसा है कि तुम बैंक में जब भी लोन लेने जाते हो एज एन इंडिविजुअल, यानी हम सब पर्सन जो है उनको भी पिछले 3 साल के आईटीआर देने पड़ते हैं। तो जब कंपनी है या फर्म है वो लोग जब लोन लेने जाते हैं तो उनको ऑडिटेड स्टेटमेंट देने पड़ते हैं पिछले 3 साल के, अपार्ट फ्रॉम देयर आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न तो देना ही पड़ता है, इसके अलावा उनको सिबिल स्कोर, और ये सिबिल स्कोर के अंदर ही उनको एक तीनों ऑडिट 3 ईयर के, यानी 3 इयर्स के ऑडिटेड स्टेटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सिबिल स्कोर बनता है तो वहां पे रेशियो एनालिसिस करते हो, बैंक के रेशियोज होते हैं वो एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे उनका लोन का जो मार्जिन है वो डिसाइड होता है, और कितना अमाउंट उनको लोन का सैंक्शन करना है उन्होंने जो रखा है उसके सामने, यानी प्रपोजल रखा है उसके सामने, वो सब ये रेशियोज पे डिपेंड करता है। तो इसलिए भी वहां पे उनको ऑडिटेड स्टेटमेंट हेल्प करता है। दूसरा है तुम जब भी फायर इंश्योरेंस के लिए जाते हो या कोई भी क्लेम करने जाते हो फ्रॉड का, तो वहां पे ऑडिटेड स्टेटमेंट कैसे काम आता है, तो एक सिंपल सी चीज है, स्टेटमेंट ऑडिट किया है यानी ऑडिटर ने वेरीफाई किया होगा कि गुड्स जितना पड़ा हुआ है तो ही क्लोजिंग में दिख रहा है। अगर उतना गुड्स नहीं है तो उसका वेरिफिकेशन ही नहीं आएगा। इन शॉर्ट, ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाता है अगर वो क्लोजिंग स्टॉक बोलता है हाँ इतना है, तो यानी उसने फैक्ट्री विजिट किया होगा कि भाई हाँ इतना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि कंपनी में उतना स्टॉक था। अब कंपनी में अगर आग लग गई है तो सेल्स के अलावा का सारा गुड्स जल गया, यानी उसके बाद जितना सेल हुआ है उसके बाद का गुड्स तो जल गया। तो यहाँ पे तुम ऑडिट स्टेटमेंट दिखा सकते हो कि देखो ऑडिटर ने इतना दिखाया था और हमारे फायर इंश्योरेंस में इतना जल गया है। या जब भी फ्रॉड होता है, ठीक है, किसी ने गफला किया, कोई डेटर है पैसे लिए और फिर बोल रहा है मैंने तो दे दिए, तो ऑडिटर बोल सकता है कि नहीं इसने नहीं दिए थे लास्ट ईयर, ये इतने बाकी दिख रहे, कोई वाउचर या कोई ईमेल उसका दिख रहा नहीं है। सेम वे, अगर तुम्हारा बोनस का, वेजिस का, एम्प्लॉय का
कोई भी क्लेम चल रहा है, यानी एम्प्लॉय वो स्टेटमेंट दिखा के बोल सकता है कि हमें अब इंक्रीमेंट दो, इतना तो प्रॉफिट हो रहा है, ऑडिटेड स्टेटमेंट ही दिखा रहा है। उल्टा भी हो सकता है, कंपनी वो स्टेटमेंट दिखा के बोल सकते हैं देखो हम लॉस में चल रहे हैं, हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, यानी जिसके फेवर में है वो उसको यूज करेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है, इन शॉर्ट ये बार बार रिपीट हुआ है पॉइंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट करना है किसी को, अगर कोई थर्ड पार्टी है तुम्हारी कंपनी बाय करना चाहती है या तुम्हारी कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहती है, तो ऑडिटेड स्टेटमेंट होगे तो क्या होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा। जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जिनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट या उनके जो डिसीजन या उनकी इंफॉर्मेशन, या हम ऐसा बोल सकते हैं उसके लिए एक वर्ड भी है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए ऑडिटेड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑडिट हुआ है यानी थर्ड पार्टी ने अग्री कर दिया कि ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है, तो उसके बेस पे वो क्या कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा असेसमेंट ऑफ टैक्स बिकम्स इजी फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट को तुम जो भी चीज़ें हैं, वो जो भी चीज़ें वहाँ पे सर्व कर रहे हो या जो भी चीज़ें वहाँ पे तुम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, दे ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि दिल बिलीव कि भाई हाँ ये ऑडिट किया हुआ है तो ये सही ही होगा। ना व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के क्या क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला, स्मॉल बिजनेस के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है या यूजफुल नहीं है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में ज़्यादातर कैसा होता है कि जो ओनर होता है वो खुद ही मैनेज करता है। हम जैसे कि टेक्सटाइल में ही चले जाए, बार बार ये एग्जांपल देने का रीज़न ये है क्योंकि हम इससे यूज टू है और ये चीज़ें हम हमेशा देखते आए हैं। अगर तुम टेक्सटाइल में जाते हो तो बहुत बड़ा शोरूम भी होगा ना, तो उसका मालिक वहाँ पे बैठा हुआ होता है कैश काउंटर पे, ठीक है। तुम यहाँ पे चलो कैश काउंट उसको भी छोड़ दो, तुम यहाँ गुर्दो रोड पे चले जाओगे, ठीक है, तुम G3 पे चले जाते हो या तुम फिर वहाँ पे वो वॉच का बहुत बड़ा शोरूम है उसमें चले जाते हो, तो ज़्यादातर टाइम कैसा होता है ओनर्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं उसके कैश काउंटर पे, यानी अंदर और अंदर एम्प्लॉय को जो करना है वो करे, आखिर में पैसे लेगा कौन, ओनर लेगा। तो कुछ भी गफला हो सकता नहीं, यानी ओनर इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग। तो जब वो अवेयर है तो ऑडिट क्यों करवाए, उसको वेरीफाई की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, ऑडिट कंपलसरी है जिनके लिए उनको तो करवाना ही पड़ेगा, बट छोटे छोटे बिजनेस है जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, उनके लिए फिर ये कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, बिना फालतू का ही पैसा देने का, जबकि सब पता है कि बिजनेस में क्या हो रहा है। लैक ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट एक्यूरेट अकाउंट्स, अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा ऑडिट तुम करते हो तो पूरा सही से ही हो जाए, ठीक है। बहुत बार कैसा है, तीसरा पॉइंट भी हम इसके साथ ही, वो जो है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, इसके साथ ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि देयर आर चांसेस कि ऑडिट करने के बाद भी एरर्स रह जाए या फ्रॉड्स रह जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के रोज के 1000 ट्रांजैक्शन है, तो तुम इतने सारे ट्रांजैक्शन यानी 360 दिन के कितने हुए, ठीक है, तो इतने ट्रांजैक्शन तुम बैठ के नहीं कर सकते हो रोज के चेक। तो तुम क्या करोगे, रैंडमली सिलेक्ट करोगे कि भाई चलो कैश के सारे चेक कर लो, सेल्स के थोड़े कर लेते हैं, थोड़े परचेज के कर लेते हैं, थोड़े मार्केटिंग वालों के जो एक्सपेंसेस हुए उस पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है, जब जो तुम थोड़े थोड़े या सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन करते हो चेक, जो रह गए हैं उसमें शायद फ्रॉड हो सकता है, शायद उसी में एरर हो, तो यहाँ पे ऑलवेज पॉसिबिलिटी है वो चीज़ की। एक अकाउंट्स जो तुमने बनाए हैं वो एक्यूरेट ना भी हो, वो तुमको आएगा कि ट्रायल बैलेंस में तुमने इस तरीके से एंट्री किया है कि टैली हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो अगर तुम्हारी पकड़ में नहीं आया, तुमने टेस्ट चेकिंग किया, किसी किसी ट्रांजैक्शन को ही चेक किया है और वो अकाउंट्स चले गए ऐसे ही, तुमने ऐसा समझ लिया कि चलो इसने 10 एंट्री सही किया ना तो बाकी की 90 एंट्री भी सही होगी, बट वो 90 में तुम्हारे अकाउंट्स में उसने गलतियाँ की हुई होगी, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दिया होगा, तो गलत हो जाएगा उसका लेजर। अपने को लगता है 10-20 रुपए, नहीं, कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, तो वहाँ पे अकाउंट्स का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नॉट रिसीव, एम्प्लॉय के पास जाते हो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, उसने कुछ चीज़ें नहीं बताई आपको, तो तुमने जो ऑडिट किया वो अधूरा ही रहेगा। डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्ट्स ओपिनियन, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कैसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सोचता है वो ही तुम्हारे लिए ओपिनियन बन जाता है, उसने बोला कि ये सही है तो सही, ये गलत है तो गलत, तो उसका ओपिनियन यानी एक्सपर्ट का ओपिनियन ही मैटर करता है। पोस्टमार्टम है ये,
हो गया है उसको तुम चेंज कर सकते नहीं हो। तो बेसिकली ये तुम्हारे जो फिगर्स रिकॉर्ड हो गए ऑलरेडी, उसका सिर्फ तुम पोस्टमार्टम कर रहे हो। तुम इतना ही बोलोगे कि ये गलत है या सही है, उसमें कोई चेंज हो सकता नहीं है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। ऑडिटर्स प्रेजुडाइज, उसके खुद के ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। उसके बिलीफ जो है, प्रेजुडाइज जो है, अगर वो मान के चलता है कि नहीं भाई ये जो कंपनी है उसको इतने मशीन में से ये मशीन डेप्रिशिएट ज़्यादा होना चाहिए, या इसने अब मशीनरी में भी अलग अलग या बिल्डिंग में भी अलग अलग डेप्रिसिएशन होता है, 10%, 50%, 15%, 20%, तो अलग अलग होता है कि कौन से पर्पज से तुम यूज़ कर रहे हो। और अगर कंपनीज के हिसाब से देखते हो तो लाइफ के हिसाब से डिवाइड होता है वो। तो अगर उसने खुद ने, ये एक एग्जांपल है सिर्फ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि ऑडिटर जो है वो ऐसा बिलीव करे कि नहीं इस पे तो इतने ही % डेप्रिसिएशन होना चाहिए, तो फिर कुछ भी हो उसका ही फिर ओपिनियन जो है वो मैटर करेगा। या अगर वो ऐसा बोलते कि ये एसेट रिवैल्यू होनी चाहिए, फिर चाहे वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका बायसनेस वहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। अब ये प्रैक्टिकली बोलने जाए तो अब तक जितनी चीज़ें बोली कि मैनेजमेंट पे ध्यान देता है, ये होता है वो होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ऑडिटर को। क्यों? क्योंकि अगर इस बार उसने ऑडिट में दिखा दिया कि इसने गफला किया है, तो नेक्स्ट टाइम वो ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑडिटर को भी अपना जो है रेपो मेंटेन करना होता है, या उनका ऐसा हम बोल सकते हैं कि उनको कंपनी के साथ या मैनेजमेंट के साथ कैसा है, खुद का रेपुटेशन मेंटेन करके चलना है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी उसको अपॉइंटमेंट मिले। नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्टर्बेंस इन रेगुलर वर्क। तुम जाते हो रोज, यानी ऑडिटर 15-20 दिन के लिए ऑडिट करने गया वो कंपनी में, तो 15-20 दिन के लिए तो तुम एम्प्लॉय का दिमाग खाओगी, चल ये दे मुझे, वो दे मुझे, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, क्योंकि वो तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारी ऑफिस नहीं है कि तुमको हर चीज़ पता होगी, तुमको मांगनी पड़ेगी हर चीज़। तो जब ये चीज़ें तुम वहाँ लेने जाते हो तो एम्प्लॉय कैसे हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसका रेगुलर वर्क क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसका पाइल अप हो जाता है वर्क सारा, यानी पीछे 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 सब इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि बैंक में अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई वर्क करता है या कोई ऑफिस में वर्क करता है तो ऐसे बोलते हैं हमें लेट था से आवानू, क्योंकि कंपनी में ऑडिट चल रहा है। इसीलिए क्योंकि वो इतनी हज़ारों चीज़ें मांगते हैं, वो लोग देर तक बैठते हैं, और तुमको भी फिर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है, प्लस तुमको अपना काम भी करना पड़ता है। एक्सपेंसिव है, हमने देखा कि भाई ऑडिटर आएगा बाहर से, प्रोफेशनल फी पे करनी पड़ेगी, तो एक्सपेंसिव तो हुआ, ठीक है। वो तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है कि उसको 10,000 दे दिया और काम खत्म हो गया, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा वो लेगा। Now what mean by bookkeeping, what mean by accountancy, and what mean by auditing? If we talk about bookkeeping, recording of the business transactions in the books of original entry and ledgers done by the junior clerk or automated machines. अकाउंटेंसी की अगर हम बात करते तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस टू ascertain arithmetically accuracy of the entries made in the books of accounts and carried out by the accountants. And the last one, auditing, means analytical and critical examination of the books of accounts and financial statement to establish authenticity and correctness of the entries found, undertaken by qualified auditors. सिंपल सी चीज़ है। बुक कीपिंग का मतलब क्या, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन एक्स है, ठीक है। पर्सन एक्स जो है वो सेल करता है, आता है, सेल्समैन है, यानी उसने 10 ट्रांजैक्शन किए और वो आया, यानी 10 जगह सेल किया, वो आया और उसने क्या किया, एक पर्सन जो बैठता है जूनियर क्लर्क है उसको दे दिया कि ये ले, इतनी रिसिट्स हुई है, ये इसके कार्बन कॉपी है, ठीक है। यानी ये पैसे मुझे मिले और उसकी कार्बन कॉपी ये रही, ये इसका इनवॉइस का कार्बन कॉपी है। और वो जो क्लर्क बैठा है उसने क्या किया, एंट्री डाल दी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसने जर्नल डाल दिया और लेजर में ऑटोमेटिकली चला गया। अब ये जो है जितने लेजर में गया या जो भी तुम्हारा सेल्स में दिख रहा है, परचेस में दिख रहा है, इन सब का क्लोजिंग करना, ये सब का काम कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। उसको P&L में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, यानी बाइफर्केशन करना, अकाउंट्स में डिवाइड करना, ये सारा काम अकाउंटेंट करेगा। और ये सब हो जाने के बाद अपने को पता ही ऑडिट होता है। जब अकाउंट तुम्हारा खत्म होता है तो ऑडिट स्टार्ट होता है, बुक कीपिंग खत्म होता है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो ऑडिट जो है वो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करेगा, चेक करेगा, और ये कौन कर सकता है, क्वालिफाइड ऑडिटर, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ये चीज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला है तुम्हारा मीनिंग।
हमें पता है अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो कि भाई ये सेल है, ये परचेज है, ठीक है, ये असेट है, ये असेट में मशीनरी अकाउंट है, ये इस तरीके से पूरा का पूरा तुमने क्या किया, क्लासिफाई किया। समराइज करते हो यानी कि तुम क्लोजिंग निकालते हो, ट्रायल बैलेंस में डाल देते हो, दैट इज समराइजिंग ऑफ योर अकाउंट्स। फिर तुम क्या करते हो, पीएनएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, फिर उसको तुम बोलते हो कि हाँ इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ऑडिट का मतलब क्या है, जो तुमने सारी चीजें की वो सही है या गलत है, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, ये प्रोसेस जो तुम करते हो उसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ना व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमें दिखाता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, कंपनी की अभी मार्केट वैल्यू, सॉरी, कंपनी का अभी वैल्यूएशन क्या है अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। ऑडिटिंग क्या दिखाता है कि तुमने जो भी पीएनएल दिखाया या जो भी तुम बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस दिखाया है, जो भी तुम्हारा असेट लायबिलिटी है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, यानी वो सही है या नहीं है, वो जो डिजिट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो सही है या नहीं है। ना व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दैट। तो अकाउंटेंसी जो है वो एम्प्लॉय करता है, यानी रोज आता है वो बंदा, रोज आके काम करता है वहाँ पे, वो एम्प्लॉयमेंट में वो सैलरी लेगा कंपनी के पास से या फर्म के पास से। ऑडिटिंग जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, ठीक है, वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। को बस नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का, यानी इन शॉर्ट जब भी हम मार्केट में जाते हैं जो तो जनरली बीकॉम एमकॉम किए हुए या बैचलर मास्टर्स किए हुए लोगों को ही अकाउंटेंट रखते हैं। ऑडिटिंग के लिए तुम कंपलसरी क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, यानी आईसीएआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ मेंबर के, सॉरी ऑफ इंडिया के क्वालिफाइड मेंबर होना जरूरी है, यानी तुम सीए होना जरूरी है। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिपोर्ट जो है, अकाउंटेंट को कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं करना, उसको सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ऑडिटर आके सिर्फ एनालाइज करता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है उसको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा, और वो रिपोर्ट जो है वो किसको दिखाएगा, शेयर होल्डर्स को दिखाएगा या ओनर्स को दिखाएगा कंपनी के। रेम्यूनरेशन जो है, अकाउंटेंट को सैलरी मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एम्प्लॉय है कंपनी का, वो रोज आता है वहाँ पे काम करने। ऑडिटर जो है उसको लीगल फीस मिलती है या प्रोफेशनल फीस मिलती है, वो वहाँ पे आता है और फीस लेके जाता है, जितने दिन आया उतने दिन का बिल लगेगा, जितना ज़्यादा काम किया उतना लंबा बिल आएगा। कमेंसमेंट ऑफ वर्क, अकाउंटेंसी तब स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग खत्म होता है, ठीक है, और ऑडिटिंग तब स्टार्ट होता है जब अकाउंटेंसी खत्म होता है। Now, this is the last topic of your first chapter. Accountancy is a necessity while auditing is a luxury. ये भी तुम्हें बहुत बार एग्जाम में आता है कि भाई अकाउंटेंसी करना नेसेसिटी है, जबकि ऑडिटिंग करना ऑप्शनल है, तुम्हारे पास लग्जरी है। ऐसा क्यों? तो अकाउंटेंसी हैज राइटली बीन कंसिडर्ड to be necessity following arguments may be advanced for this कंटेंशन, यानी ये जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करता है फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला है, अ बिजनेसमैन कैन नॉट रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ हिज बिजनेस, हिज मेमोरी इज टू लिमिटेड टू कीप इन माइंड एवरी डिटेल्स ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शंस, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू कीप द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेसमैन है उसको रोज के सारे ट्रांजैक्शन याद नहीं रहते कि हाँ भाई मैंने पिछले साल जून में पहली तारीख को ये ट्रांजैक्शन किया था, दूसरी तारीख को ये इतने ट्रांजैक्शन किए थे, नहीं, इसके लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। दूसरा है, टू नो द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। अब तुम अकाउंटिंग नहीं करोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कि इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या आया, लॉस क्या हुआ, या तुम्हारे पास अभी एट प्रेजेंट टोटल असेट्स कितने हैं या टोटल लायबिलिटी कितने की है। अकाउंटिंग करोगे तो पता चलेगा कि एसेट इतना डेप्रिशिएट हो गया, एट प्रेजेंट उसकी मार्केट वैल्यू ये है। अकाउंटिंग करोगे तो पता चलेगा कि कंपनी में इससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अकाउंटिंग करोगे तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कहाँ पे इनकम बढ़ाने का स्कोप है। टू नो द फिगर्स ऑफ सेल्स एंड परचेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल और परचेज ही अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट का मेन, हम बोलते हैं ना कि कोर पार्ट है। परचेज और सेल पे डिपेंड करता है। तुम देखोगे तो एक्सपेंस में सबसे बड़ा मार्जिन जो है वो कौन ले जाता है, परचेज, और इनकम में सबसे बड़ी अमाउंट किसकी होती है, सेल्स की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनका फिगर्स जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है तुम्हारा, particulars regarding various types of income and expenditure are available with the help of accountancy.
जितने भी अलग अलग टाइप के इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो तुमको पता चलेंगे। जैसे कि रेवेन्यू इनकम हो गया, कैपिटल इनकम हो गया। रेवेन्यू इनकम यानी डे टू डे लाइफ में जो ऑपरेशन से तुम्हें इनकम होती है, वो कमीशन रिसीव होता है, सेल्स से पैसा मिल गया, ठीक है, या तुमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। कैपिटल इनकम का मतलब क्या, असेट था, बेच दिया, पैसा मिला, तो कैपिटल इनकम। तो अलग अलग, अब तुम बोलोगे इस बार तुमने मशीन बेच दिया तो तुमको 1 करोड़ रुपए मिले, ठीक है, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते अरे मुझे तो इस महीने बहुत इनकम हुआ, नहीं। वो कैपिटल इनकम है, वो तुमको हर महीने नहीं होता है, वो तुमने बेचा इसलिए मिला। बाकी तुम्हारा रियल ऑपरेशन में से तुमको 2 लाख रुपए ही मिले हैं, तो 1 लाख 2 करोड़ इनकम नहीं बोल सकते हम, उसको 2 लाख ही बोलेंगे। 1 करोड़ तो तुम्हारी असेट को तुमने बेच दिया है, उतना तुम्हारा बिजनेस वैल्यू गिर गया, ठीक है। तो तुमको टाइप्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस में भी सेम सेम होता है। कोई चीजें तुम यानी कैपिटल असेट बाय करते हो तो कैपिटल एक्सपेंस हुआ, और तुम नॉर्मल एक्सपेंसेस करते हो तो वो तुम्हारा नॉर्मल एक्सपेंस में जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, ठीक है, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट है, यानी ट्रेंड एनालिसिस तुम कर सकते हो। दूसरी कंपनीज के साथ तुम क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट या लॉस चेक कर सकते हो, या अपना फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकते हो। Accountancy also reveals what the business owns and what it owns. That is an idea of assets and liabilities of the business. यानी उसका अभी at present financial position क्या है, ठीक है, कंपनी कौन से स्टेज पे है कंपनी का, यानी कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उसको अकाउंटिंग करने से पता चलेगा, ठीक है। A comparative study of the composition of various types of assets and liabilities for different years is also possible. Thus, the causes for increase or decrease in the capital is revealed by the accountancy. अभी तुम रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे, ये कंपोजिशन तुमको वहाँ पे पता चलेगी कि एक ही बैलेंस शीट में से कितने अलग अलग टाइप के कंपोजिशंस बनते हैं, कि शेयर होल्डर्स फंड, फिर नेटवर्थ, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड एंड नेटवर्थ इज वन एंड द सेम, बट जब तुम बैंक में जाते हो तो कुछ कंपोनेंट्स उसमें एडलेस होते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे डेट कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, इक्विटी फंड कितना है, तो अलग अलग कंपोजिशंस बनते हैं, और अलग अलग कंपोजिशन तुम चेक कर सकते हो दूसरी कंपनी के साथ या प्रीवियस ईयर के साथ, तुम्हारे खुद के स्टैंडर्ड के साथ तुम चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के थ्रू पॉसिबल है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन थ्रू द प्रॉपर अकाउंटिंग। प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे तो तुमको पता चलेगा कि कितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पे तुमको रिटर्न मिल रहा है। ये भी तुमको ये रेशियो एनालिसिस में पता चलेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। तो जितना जितना तुमने पैसा लगाया है उस पर कितना कितना रिटर्न आ रहा है, वो तुमको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगा, अदरवाइज पता चलेगा नहीं। When the business is to be sold or taken over by other unit, the problem of ascertainment of valuation of goodwill of the business arises. Accountancy helps in computing the value of goodwill of the business at the particular date. अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमने SY BCom में ऑलरेडी गुडविल का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी तुमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आता था, गुडविल का वैल्यूएशन आई थिंक तुमको निकल गया था, राइट। तो गुडविल का भी अलग अलग स्टेजेस में, 5 स्टेज 7 स्टेजेस में उसका कैलकुलेशन होता है। जब भी तुम बिजनेस बेचने जाते हो, चलो उसको भी छोड़ देते हैं, तुमने अमालगमेशन अब्जॉर्प्शन किया था कि वहाँ पे या तो तुमको कैपिटल रिजर्व मिलता था या तो तुमको गुडविल मिलता था, ठीक है। तो गुडविल कैसे मिलता था तुमको, तो तुम असेट्स माइनस लायबिलिटी करते थे, ठीक है, यानी तुम नेट असेट फाइंड आउट करते थे, फिर तुमने उसके सामने कितना परचेस कंसिडरेशन दिया, तो जितना ज़्यादा पैसा दिया है उतना अगर ज़्यादा आ रहा है तुम्हारे नेट असेट से तो तुम्हारा गुडविल है। तो यहाँ पे ये कब पॉसिबल है, जब तुम्हारे पास असेट्स एंड लायबिलिटी है तो तुम नेट असेट फाइंड आउट कर पाओगे, तो तुम उसको परचेस कंसिडरेशन के साथ कंपेयर कर पाओगे, तो तुमको गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है वो पता चलेगा। तो ये वैल्यूएशन तुमको वहाँ से मिलता है। Assessment of liability in respect of income tax, sales tax, etc. is possible with the help of accountancy. तुम्हारी कितनी लायबिलिटी है इनकम टैक्स की बनती है, सेल्स टैक्स तो अभी रहा नहीं, यानी जीएसटी कितना बनता है तुम्हारा इस महीने का, तो वो मंथली होता है, ठीक है, तो वो तुमको पता चलेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑडिटिंग इज लग्जरी। अब वो हमें पता चल गया कि अकाउंटेंसी जो है वो नेसेसिटी है। ऑडिटिंग लग्जरी क्यों है, तो फॉर अ स्मॉल बिजनेस द बिजनेसमैन हिमसेल्फ इज द ओनर। ये अपना फर्स्ट पॉइंट जो लिमिटेशन का था, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल बिजनेसेस है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि स्मॉल बिजनेसेस है उसमें ओनर को सब पता होता है, तो उसके लिए ऑडिट करवाना ज़रूरी
नहीं है और उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। इन सेवरल बिजनेसेस द ओनर अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट बट द ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड। ठीक है, यानी बहुत कम ट्रांजैक्शन है, भले ही उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि ज्वेलरी का बिजनेस, वो एक सेट बेचेगा यानी एक नेकलेस बेचता है तो उसको बहुत बड़ा मार्जिन मिलता है। सेम वे वो ग्रोसरी वाला 50 बिस्किट के पैकेट बेचेगा पूरे दिन में तो भी उसको उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजैक्शन लिमिटेड है तो उसको याद ही होगा कि भाई इस महीने इतना ट्रांजैक्शन हुआ था, वो एक बार बैठ के चेक कर लेगा। तो उसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग वो चेक करेगा कि हाँ भाई इतने ट्रांजैक्शन है, सही है। तो यहाँ पे उसको याद भी रहता है, 4 महीने बाद भी पूछोगे तो उसको याद रहेगा, हाँ वो भाई आए थे ये नेकलेस लेके गए थे। तो जब तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है और तुम्हारे ट्रांजैक्शन बहुत एक्सट्रीमली लिमिटेड है तो यहाँ पे तुमको क्या है, ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। वेयर द ऑडिट वर्क इज टू बी ensured to the professional auditors, their fees are obviously more, which proves to be burdensome to the small businessman. छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा फीस पे करना burdensome हो जाता है। So far as businessman himself writes the books of accounts, there are no possibilities of frauds and manipulation. मैं ही हूँ, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लिखती हूँ तो मैं उसमें चोरी क्यों करूँगी, मुझे तो सही प्रॉफिट चाहिए होता है। ठीक है, मैं क्यों लिखूंगी कि हाँ भाई चलो 10 रुपये कम डाल देते हैं, हाँ भाई चलो 20 रुपये कम, यानी 20,000 कम डाल देते हैं। खुद ही तो मैनिपुलेट नहीं करेगा खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट ही खुद ने बनाया तो ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। कब चाहिए होता है, जब दूसरे किसी ने बनाया है तो अपने को उसको चेक करने के लिए ऑडिट करवाना पड़ता है। In course of audit work, the auditors will require various explanation, information, records and registers etc. This will disturb the routine work. ठीक है, ये वापस तुम्हारे लिमिटेशन का ही पॉइंट है। Routine work of the business resulting into the waste of time of the employees and will affect their efficiency adversely. हमें पता है कि भाई वो रोज आते हैं तो उनका रोज का काम क्या हो जाएगा, पाइल अप हो जाएगा। तो जो 15-20 दिन वो आएंगे तब का काम उसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी लेवल 0 जैसी हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन वो किसके पीछे लगे होते हैं, ऑडिटर के पीछे। In many cases, there remains frauds and errors in spite of the accounting being audited by the auditor. In many cases, the courts have held that when the auditor exercises reasonable care and skill, he is not held liable for non-detecting the frauds and errors. If this is the position and if the auditor does not guarantee the accuracy of accounts in totality, then there is no meaning of audit. Here, audit is a luxury. That means फ्रॉड रहने के चांसेस है। हमने लिमिटेशंस के जितने पॉइंट्स हैं ना वो सारे ऑडिटिंग इस लग्जरी में आ जाते हैं। ठीक है, फ्रॉड रहने के चांसेस है, एरर्स रहने के चांसेस है। और दूसरा कि बहुत सारे केसेस में अगर तुम सत्यम का भी केस देखते हो तो पीडब्ल्यूसी को उन्होंने ऐसा ही बोला था कि 2 साल के लिए बैन कर दो, क्योंकि उनका नेग्लिजेंस नहीं था बट उनका क्या बोलते हो कहाँ तक चेक करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे जाती है कि कोर्ट क्या बोलता है या लॉ क्या बोलता है। एक लिमिट तक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, एक लिमिट से आगे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे कि तुमने वाउचर दे दिया, ये सिर्फ हम छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, आगे पूरा चैप्टर है कि एक तुमको वाउचर दे दिया है। अब वाउचर जो है वही गलत है, तुम तो ये देखोगे वाउचर है, ट्रांजैक्शन है यानी सही है। अब तुम हर एक वाउचर के ऊपर फोन नंबर लगा के नहीं पूछोगे कि हाँ भाई तूने ट्रांजैक्शन किया था, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जब वहाँ पे ऑडिटर भी क्या करेगा, तो जब ऑडिटर हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर ऑडिट कराने का मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए ऑडिट क्या हो जाता है, लग्जरी हो जाती है।